आज की क्लास में हम लोग एक दिल्ली सल्तनत के ऐसे सुल्तान के बारे में जानेंगे जो दिल्ली में बैठा एक स्वप्न गढ़ रहा देख रहा है। वो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पे वो राज करना चाहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदू प्रताप सिंह, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है दोस्तों। तो आई होप मैं अभी आपको जो बताया इससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा हम किस सुल्तान की बात कर रहे हैं। यानी थोड़ा सा मैं 2 मिनट में समराइज कर देता हूँ। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? हम लोगों ने ये देखा था फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर, यानी द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। देखा था हम लोगों ने क्या? फ्रॉम गैरिसन फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर, यानी एक जो कि सैन्य जो किला हुआ करता था उससे एक सैन्य किले से साम्राज्य में के बीच का जो आपका सफर रहा है उसको हम लोगों ने कल इसमें देखा था। तो यानी एक्सपेंशन ऑफ द, और दूसरे इसका क्या है? एक्सपेंशन, इसका मतलब है एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत। अच्छा दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पहले यहाँ पे जो आपके जो दिल्ली सल्तनत पे लगभग जो है कि 5 जो है कि डायनेस्टियों ने शासन किया अलग अलग समय में, लगभग 320 ईयर्स तक, यानी 320 सालों तक जो है कि अलग अलग जो है कि डायनेस्टी ने यहाँ पे शासन किया है। लेकिन किसी ऐसा क्या कारण था कि कोई एक डायनेस्टी लंबे समय तक जो है कि शासन करने में असमर्थ रही है? कुछ तो कारण रहा होगा, कुछ तो ट्रस्ट डेफिसिट रहा होगा, या फिर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव में प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ तो प्रॉब्लम था। तो एक बार आपको रिकॉल करा देते हैं। पहले था आपका स्लेव डायनेस्टी। इसमें जितने भी सुल्तान थे सब स्लेव थे। उसके बाद आ जाता है खलजी डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी। अच्छा, उसके बाद क्या जाता है? तुगलक डायनेस्टी। अच्छा, उसके बाद क्या जाता है आपका? तुगलक के बाद कौन आते हैं? तुगलक के बाद आ जाते हैं आपके सैयद। क्या आ जाते हैं? सैयद डायनेस्टी। अच्छा, उसके बाद कौन आते हैं? उसके बाद आ जाते हैं लोधी। कौन से? लोधी डायनेस्टी आते हैं। कौन से? लोधी डायनेस्टी आते हैं। और इनका सबका अपना अलग अलग टाइम पीरियड था। क्या था? सबका अपना अलग अलग जो है कि टाइम पीरियड भी था। तो हम लोगों को यही सब चीज देखना है इसमें। सबका जो है कि अपना अपना अलग अलग जो है कि टाइम पीरियड था। लेकिन जो है कि आप अगर मैं टाइम पीरियड को भी एक बार दिखाने का प्रयास करूं तो ये लगभग 1206 से 1290 के बीच थे। आई होप आपको विजुअल होगा। मैं इसके पीछे कॉन्सेप्ट बोल करना चाहता, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो सब कुछ क्लियर है, ठीक है? इसका जो है कि अच्छा 1290 से 1320 तक। उसके बाद ये आते हैं 1320 से 1414 तक। 1414 से आपके 55 तक या 55 तक ही। अच्छा, यहाँ 1455 से लेकर 1526 तक। इसमें देखेंगे ज्यादा लंबे समय तक ये शासन कर रहे हैं तुगलक। अच्छा, इनका भी कम नहीं है लोधी डायनेस्टी का। 1445 से ये जो कि 1526 तक जो है कि ये शासन कर रहे हैं। मैं कंफर्म कर लेता हूँ, ठीक है? यहाँ 51 है। अच्छा, 51 से ये 56 तक ये जो है कि शासन कर रहे हैं। अब दोस्तों ये देखना है कि सभी जितने भी आपके ये सल्तनत डायनेस्टी है, इसमें 2 प्रॉब्लम थे। इनको 2 फ्रंट पे वार करना था। एक था इंटरनल फ्रंटियर था। ऐसे कहानी जैसे समझेंगे तो चीजें आपको स्पष्ट होगी। एक्सटर्नल फ्रंटियर था, यानी इन सभी
डायनेस्टी को, यानी ये तो जैसे देखो ये तो पूरे साम्राज्य पे कब्जा कर नहीं पाए। आता है आपका एक जो है कि शासक आता है खलजी डायनेस्टी में, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में बैठा एक सपना गढ़ रहा है कि वो किस तरीके से पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पे वो कब्जा करना चाहता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, वो जितने भी नॉर्थ इंडिया यानी नॉर्दर्न इंडिया, उत्तरी भारत में जितने भी आपके जो राजा रजवाड़े थे, यानी जितने भी आपके उस समय के चीफ सरदार हुआ करते थे, इन पे तो अपना डायरेक्टली कंट्रोल किया। लेकिन जो साउथ इंडिया में उन्होंने जितने भी अभियान किए, साउथ इंडिया में जितने भी अभियान किए, वहां से वो सिर्फ और सिर्फ टैक्स और ट्रिब्यूट ही कलेक्ट करता था। बाकी वो अपने स्वतंत्र रूप से वो जो है कि हाँ, लेकिन हाँ वो जो अथॉरिटी उसके अंदर, वो लोग उसको उसकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करना था। तो ये थोड़ा सा वहां से गैपिंग आपको देखने को मिल जाता है। इस बात को बहुत ध्यान से समझेंगे कि ये जो सच है, क्योंकि साउथ इंडिया में ट्रेन जो वहाँ की जो जोग्राफिकल ट्रेन है वो थोड़ा सा प्लेन एरिया नहीं जैसे नॉर्दर्न इंडिया में है, तो वहां पर डायरेक्टली कंट्रोल करना जो है कि इनके लिए थोड़ा सा दिक्कत था, बिकॉज ऑफ द जोग्राफिकल रीजन। ठीक है, तो ये बताता हूँ। अच्छा, इंटरनल प्रॉब्लम था, तो ये अच्छा इंटरनल प्रॉब्लम की कैसे ये सॉल्व करते हैं, ये क्या करते हैं, गंगा यमुना के दोआब रीजन में जितने भी आपके हिंटरलैंड थे उसको गैरिसन में बदलते हैं, यानी बड़े बड़े फोर्ट का, सैन्य शक्ति का निर्माण करते हैं, जिससे रीजन पे ज्यादा अच्छे से कब्जा कर लिया जाए। वहां के जो गवर्नर, अच्छा इनके जो गवर्नर हुआ करते, जब भी देखें राजा कमजोर रिवोल्ट करते थे, अगला शासन बैठ जाता था, अगली डायनेस्टी आ जाती थी। यही प्रॉब्लम था, यही प्रॉब्लम कि इनको सॉल्व करना था। इनके पास दो फ्रंटियर थे, यानी इनको दो फ्रंटियर पे लड़ना था। एक था इंटरनल फ्रंटियर, और अच्छा जब यहाँ के जैसे गंगा यमुना दोआब रीजन के, जब ये यहाँ के पेस्टोरल एरिया को, जंगल को डिफॉरेस्टेशन यानी यहाँ की सफाई कर रहे थे, यहाँ के लोकल लोगों को यहाँ से माइग्रेट होना पड़े, दूसरे रीजन में जाना पड़ा, और यहाँ की पूरी जमीनों को ये कब्जा कर रहे थे। वहां पे एग्रीकल्चर लैंड में उसको तब्दील कर रहे थे, बदले जा रहे थे। ठीक है, ये बात होगा। और वहां पे बड़े बड़े जो है कि गैरिसन टाउन का डेवलप किया जाता है। अच्छा और उसके बाद हिंटरलैंड होगा। अच्छा, हिंटरलैंड क्या होता है, ऐसा सिटी या पोर्ट सिटी जहां से मेन सिटी को गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करते थे, ऐसे जो है कि लैंड को हिंटरलैंड कहा जाता था। आई होप समझ के होंगे। दूसरी बात एक्सटर्नल प्रॉब्लम थी, उस समय जो है कि लगातार जो है कि भारत में मंगोलों के आक्रमण का जो है कि भय बना रहता था। मंगोल जो है कि मल्टीपल टाइम भारत पे आक्रमण किया करते थे, क्योंकि कहीं न कहीं उसको भी बना था कि भारत की समृद्धता के बारे में, यहाँ के राजा कितने समृद्ध हैं, कितने सशक्त हैं, उसके बाद यानी वो सिर्फ और सिर्फ वो ट्रेजरी को खाली करना उन लोग का मकसद हुआ करता था। अगर पूछा जाए दिल्ली सल्तनत में ऐसा कौन सा शासक था जिसके समय सबसे ज्यादा जो है कि मुगलों ने आक्रमण किया, वो था दोस्तों आपका अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था, जिसके समय जो है कि मंगोलों ने सबसे ज्यादा आक्रमण किया। दूसरा कौन था, दूसरा जो है कि एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय, इनिशियल उसके समय में भी मंगोलों का आक्रमण था। इसीलिए देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी जो है कि एक लॉन्ग स्टैंड यानी स्टैंडिंग आर्मी खड़ा कर देता है, एक बहुत बड़ी जो है कि सेना की फौज खड़ा करता है, जिससे वो मंगोलों से और इंटरनल फ्रंटियर पे दोनों पे जो है कि अपना सशक्ति तरह से यानी सशक्त तरीके से जो है कि मोर्चा को संभाल सके। एक बात याद रखना है। दूसरी बात दोस्तों, अगर मैं बताऊं कि अलाउद्दीन खिलजी ने कहां पे, अलाउद्दीन, अच्छा एक दूसरी बात और, एक प्रॉब्लम और थी इंटरनल प्रॉब्लम, कि जैसे इंटरनल प्रॉब्लम एक बात और कल मैंने बताया था फिलहाल, यानी एक तो ये सब डेवलपमेंट हो रहा था। दूसरा दोस्तों, एक दिल्ली पे रह के उस समय जो है कि ना तो आज के जैसे डिजिटल मीडिया है कि भाई तुरंत कंट्रोल कर लेंगे, पता चले ये दिल्ली दूसरी जगह अभियान करने गया, पता चले इनके दिल्ली पे कोई राजा आके कब्जा कर लिया, कोई आक्रमणकारी इस पे आक्रमण करके उस पर कब्जा कर ले। यानी उस समय मानसून की प्रॉब्लम थी, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम था, और लोकल चीफ का प्रॉब्लम था। उनके गवर्नर खुद के जो है कि रिवोल्ट कर रहे थे। इन सभी समस्याओं से दिल्ली सल्तनत को सामना करना था। आई होप समझ रहे हैं मेरी बातों को, मैं क्या आपको डिलीवर और समझाने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो थोड़ा सा लाइक करें, वीडियो अपने दोस्तों में शेयर भी करते रहें। ठीक है।
अच्छा, एक बात और समझना है। दूसरी बात ये मैंने बता दिया। अलाउद्दीन खिलजी और दिल्ली सल्तनत को कौन-कौन सी प्रॉब्लम थी, किसका सामना था। अच्छा, किस लिए अपने जो है कि सैन्य शक्ति को, गैरिसन टाउन को डेवलप कर रहे थे। बहुत सारे एग्रीकल्चर लैंड को डेवलप कर रहे थे, ज्यादा इनको रिसोर्सेज ज्यादा इनके पास रिसोर्स होगा तो ज्यादा अच्छे से सैन्य शक्ति को खड़ा कर सकते थे। अब मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य शक्ति के बारे में, जो इसमें एनसीईआरटी में बहुत अच्छे तरीके से बताई गई है। तो दोस्तों देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के जो है कि आपके सैन्य शक्ति अभियान यानी उसके कैंपेन को देखते हैं। क्या देखते हैं? कैंपेन को। तो दोस्तों देखिए, गुज का मतलब गुजरात, वो जो है कि पहले ऐसे लर्न करेंगे तो आसानी से आ जाए। यानी एक दिल्ली सल्तनत के एक सुल्तान जो है कि बैठे बैठे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पे वो कब्जा करना चाहता है। और वो शुरुआत कहाँ से करता है? गुजरात से क्यों? क्योंकि वो आपका कोस्टल एरिया है। उस समय का प्रॉस्परस जो है कि स्टेट हुआ करता था, वहां पे मंदिर हैं, सोमनाथ जैसे मंदिर। अगर आप उस पर कंट्रोल कर लेते हैं, यानी कि मतलब बहुत बड़ा आपका खजाना आपके कंट्रोल में है। पोर्ट है, वहां से आप अच्छे से एक्सपोर्ट कर सकते हैं चीजों को, या ट्रेड एंड कॉमर्स आपके फेवर में आ जाएगा। आप कहीं न कहीं साम्राज्य में जो है कि समृद्धि का एक कारण बन जाएगा। तो देखिए सुल्तान का जो विजन देखिए, वो पहले गुजरात पे आक्रमण करता है, कैंपेन करता है। वहां से निकलता है, फिर रणथंभौर जाता है, रणथंभौर से चित्तौड़ जाता है, चित्तौड़ से मालवा जाता है, मालवा से होते हुए दोस्तों वो आपके जो देवगिरी जाता है, देवगिरी से वारंगल, वारंगल से दोस्तों वहां से निकलता है, साउथ इंडिया में जाता है, द्वार समुद्र में कैप्चर करता है, और उसके बाद मदुरई पे भी कैंपेन करता है। और मैंने बताया साउथ इंडिया पे इनडायरेक्टली कंट्रोल करते थे। इनका मतलब था आप दिल्ली सल्तनत के जो है कि अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर लीजिए, और जो है कि आपको बदले में टैक्स और ट्रिब्यूट जो है कि सुल्तान को समय पे भेजते रहेंगे। और मैं बता दूं दोस्तों, जो साउथ इंडिया का कैंपेन का जो कमांडर इन चीफ हुआ करता था अलाउद्दीन खिलजी का, वो हुआ करता था मलिक काफूर। कौन हुआ था करता था? मलिक काफूर। और जो नॉर्थ इंडिया में जितने भी कैंपेन किया गया, वो दो कमांडर इन चीफ हुआ करते थे। एक का नाम था उलूग खान और दूसरे का नाम था नुसरत जहां। क्या नाम था? नुसरत था। एक के नाम था उलूग खान, नुसरत। दोस्तों एक बात याद रखेंगे, इसके बाद जो हमारा है अगला हेडिंग भी है इसमें, कि जो उस समय सुल्तानों की एक बड़ी समस्या थी। एक बड़ी समस्या ये था स्लेव्स रादर देन सन, यानी ये जो है कि अलाउद्दीन खिलजी की जो है कि यानी उसके जो है कि स्लेव यानी उसके दास हुआ करते थे। दिल्ली सल्तनत में सुल्तानों की एक बड़ी समस्या रही है, ये अपने बेटों पे ट्रस्ट नहीं कर सकते थे, विश्वास नहीं था। क्योंकि जैसे ही पिताजी को देख रहे हैं या किसी और सैन्य शक्ति में है, और बेटे के अंदर एक महत्वाकांक्षा, एक आकांक्षा डेवलप हो रही है, पिता को निपटा कर मैं इस पूरे दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य अपने हाथ में रख लूं, अपने हाथों अपने कब्जों में रख लूं। इसलिए एक जो है कि बाप बेटों में जो है कि एक ट्रस्ट का डेफिसिट देखने को मिलता है। इसलिए देखेंगे, जब इनका हम लोग देखेंगे, अभी बता देता हूं कि जैसे आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव करने का सिस्टम था, ये अपने नए क्लाइंट को, नए जो है कि एक ऐसे डिसेंट फैमिलीज क्लाइंट्स को ढूंढ रहे थे जो है कि इनके खिलाफ रिवोल्ट ना कर सके। वो दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान हो उस पर अच्छे से उस पर ट्रस्ट बनाए रखे, क्योंकि वो जब जैसे दूसरी जगह कंपेन करने के जाए, दिल्ली का उसका सिंहासन उसके कब्जे में उसकी देखभाल करे, ना कि पता चले मैं अपने कंपेन को विस्तार करने चला गया था और जहां से गया था वही कोई दूसरा लेके बैठ गया है। तो इस पे जरूर ध्यान रखेंगे, इस पे जरूर माइंड करेंगे। तो ये रहा अलाउद्दीन खिलजी के ये। अब मैं थोड़ा सा आपको मस्जिद के बारे में बता देता हूँ। जो मस्जिद है, मस्जिद जो है कि अरेबिक वर्ड से बना हुआ है। यहाँ पे जो है कि आप आज भी जानते हैं, इस मुस्लिम कम्युनिटी को लोग जहाँ पे जाते हैं अपने गॉड को प्रेयर ऑफर करते हैं, वो एक सेक्रेट प्लेस होता है। तो दिल्ली सल्तनत के शासकों ने जो है कि बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया, सॉरी बहुत सारे जो है कि मस्जिदों का निर्माण कराए, जिससे ऐसे किस लिए, जिससे वहां की कम्युनिटी का या मुस्लिम कम्युनिटी का ट्रस्ट गेन कर सके। और बहुत मास लेवल पे कहीं ना कहीं कन्वर्जन का भी काम चलता था उस समय, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस्लामाइजेशन करने के लिए इस्लामीकरण करना चाहते थे। लेकिन सनातन धर्म को सदियों से
एक सदियों, आज से नहीं सदियों से आप देखेंगे, इसके पहले बहुत सारे आक्रमण हुए हैं, लेकिन पहले हिंदू पहले भी मेजोरिटी में थे, आज भी मेजोरिटी में है। बहुत, लेकिन बहुत सारे ऐसे कंट्री जहाँ पे इस्लाम गया, पूरे कंट्री को इस्लामीकरण यानी पूरे जो है कि इस्लाम में बदल दिया, लेकिन भारत में ये मुमकिन नहीं हो पाया। तो ये है कुछ सनातन धर्म का, जो सनातन कोई धर्म नहीं है, अपना एक वे ऑफ लाइफ है। तो ये सब चीज इसको हमको ये भी ध्यान से समझना है, अपने अपने धर्म में भी प्राउड करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक बात ये मैंने आपको बता दिया, दिल्ली सल्तनत के बारे में बता दिया। अच्छा, एक बात मस्जिदों के बारे में बता दिया, और बहुत सारे ऐसे जो है कि भवन का निर्माण किए जा रहे थे। बहुत सारे भवन का निर्माण, जैसे आपने देखा होगा दिल्ली सल्तनत में सेवरल जो कि मॉस्क यानी मस्जिदों का निर्माण किया जाता है। बहुत जो है कि और सारे आर्किटेक्ट का निर्माण किया जा रहा था, जिससे जो है कि वहाँ की लोकल जनता को जो है कि आपका क्या बोलते हैं, टेस्ट जो है कि गेन कर सके। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं कि उस समय की क्या एक क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यानी वहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को हम लोग देखते हैं। लेकिन दोस्तों अब क्या करते हैं कि हम लोग इस अब जो नेक्स्ट वन वीडियो में इसको हम समाप्त करने का प्रयास करेंगे। आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे रखते हैं। आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज करें, जो कमियां खामियां हैं आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाएं। आपकी प्रतिक्रिया का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है दोस्तों, तो ये काम जरूर करेंगे, अच्छे से रिवाइज करेंगे। कहीं कुछ कमियां खामियां कंसेप्ट डिलीवर करने में कोई आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ कमियां रह गई हैं, नहीं, अगर मैं आपको जितना डिलीवर कर रहा हूँ आप अच्छे से इसको रिवाइज करिए, समझते रहिए। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, आप इस कंटेंट को किसी भी के साथ जब इसको कंपेयर करेंगे, आप पाएंगे किसी भी मामले में आपसे कुछ छुपाया है, ऐसा नहीं है कि आप उनसे थोड़ा कंटेंट में थोड़ा सा डाइल्यूशन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इन्हीं सब शब्दों के साथ आज की वीडियो को हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत।